ओके। ओके। आप सभी का एक्साइटमेंट देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप सभी लोगों को इतना उत्साहित देख लगभग लगभग सभी के वीडियो ऑन होते जा रहे हैं। और ये और भी अच्छी बात। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है आप सबको लग रहा होगा कि आज इस टॉपिक की क्या ऐसी आवश्यकता थी। ऐसा क्या है इस टॉपिक के अंदर कि सर जी आज आप लोगों के सामने जो बात रख रहे हैं वो यार पेरेंट्स, हम माँ बाप, और फिर से बिजनेस से क्या लेना देना है हमारा। तो धीरे धीरे सारी परतें खुलेंगी और आपको समझ में आएगा कि ये टॉपिक हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण। मुझे पता है कि आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड यानी कि उत्साहित हो, और आज के सेशन से आप वो सारी चीजों को समझना चाहते हो जो हमारे जीवन को, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमें हेल्प करें। वी आर पेरेंट्स, देखा जाए तो ये बहुत ही गंभीर टॉपिक है। क्योंकि जैसे ही वी आर पेरेंट्स कहते हैं ना, तो इस पेरेंट्स को मैं एक पर्यायवाची शब्द अगर कहोगे तो मैं जिम्मेदारी कहूँगा। वी आर पेरेंट्स यानी कि जिम्मेदारी का एहसास होना कि आप माँ बाप। क्योंकि माँ बाप की भूमिका जो होती है ना इस धरती पर सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण होती है। और इसलिए हमारी संस्कृति में कहा गया है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। और ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। क्योंकि वी आर पेरेंट, जब हम माँ बाप बन जाते हैं तो हम अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन और जो ईश्वर ने हमको रोल दिया है उसका संचालन हम किस दिशा में, किस ढंग से और कैसे कर लेते हैं, ये बड़ा मायने रखता है। ये काफी समय पहले मैं ये सेशन लेने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश मैं नहीं ले पाया, तो मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर चर्चा की। दरअसल होता क्या है कि इंसान जो है ना, ये अनुकरण से सीखता है। यानी कि वो किसी के न किसी को कुछ न कुछ करते देखता है, तो उसके दिल और दिमाग में ये लालसा, ये इच्छा जागृत होती है कि वो भी ये करे। जैसे कि किसी को हम बचपन से अगर देखते हैं, कोई हमारे सामने, जैसे कि एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि हम लोग बचपन से देख रहे थे कि सचिन तेंदुलकर बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रहे थे, तो बहुत सारे लोगों के दिल और दिमाग में, बच्चों के दिल और दिमाग में आता है बिना मैं सचिन तेंदुलकर की जैसे क्रिकेट। यानी कि आदमी देख कर सीखता है, देख कर उसे लगता है कि मैं ऐसे करूं। तो आप लोगों को शायद अंदाजा होगा कि जब बच्चा घर में छोटा सा जन्म लेता है और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, तो सबसे पहले जिन लोगों से वो रूबरू होता है वो उनके फैमिली सदस्य, जैसे कि माँ, बाप, भाई, दादाजी, दादी जी, काका, काकी, तमाम लोग, परिवार के लोगों से वो मिलते जुलते उनके साथ में बड़ा होते रहता है। और इन सभी लोगों का व्यवहार वो नोटिस करते 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 एक 5-6 साल की उम्र तक वो अपने व्यक्तित्व को उस फैमिली के हिसाब से देख देख कर बना लेता है। और धीरे धीरे होता यह है कि बच्चा जब घर से बाहर निकलता है तो वो परिवार के संस्कार लेकर ही बाहर निकलता है। और हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि बच्चा अगर कहीं घर पर गलती कर दे तो उसे ये कहा जाता है कि स्कूल में यही सिखाते हैं क्या तुम्हें, यही पढ़ाते हैं स्कूल में। और स्कूल में जाकर वो कुछ गलती कर दे तो स्कूल वाले कहते हैं कि माँ बाप ने यही संस्कार किए क्या तुम्हारे। तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज है कि मुझे डिजाइन किसने किया। वो कंफ्यूज रहता है कि भाई ये मेरे दिमाग में जो चल रहा है असल में इसका जिम्मेदार कौन। क्योंकि घर जाओ तो घर वाले कहते हैं कि स्कूल में यही पढ़ाते हैं क्या, और स्कूल में चले जाओ तो स्कूल वाले कहते हैं कि माँ बाप ने यही संस्कार किए। तो शायद स्कूल के संस्कार को तो शायद कोई याद नहीं रखता है, लेकिन माँ बाप के संस्कार को लोग जिंदगी भर याद रखते हैं। और लोग हमेशा कहते हैं कि माँ बाप ने यही सिखाया है, कैसे संस्कार है तुम्हारे। और ये चीज बच्चों के जहन में कहीं ना कहीं गहरी होती जाती है। हमने एक किताब पढ़ी थी आज से कुछ वक्त पहले जब हम लोग इस बिजनेस में आए थे, लोक व्यवहार में कुशलता। ये जो किताब है लोक व्यवहार में कुशलता, बड़ी खूबसूरत किताब। मैं तो कहता हूँ कि हर एक इंसान ने इस किताब को पढ़नी चाहिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच पांच बार पढ़नी चाहिए। क्योंकि हमको किस तरह से व्यवहार करना है इसका आकलन होना, कभी कभी अगर देर हो जाए तो जिंदगी बीत जाती। हाँ, बाल पक जाते, फिर लोग कहते कि भाई सुधार नहीं हुआ। ना एक कड़वे वचन आते थे कुछ वक्त पहले, हमने एक मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज के कड़वे वचन
अभी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके कड़वे वचन को हमने एक बार सुना था कि एक बुढ़ा बचपन में ही मर गया। तो मैं बहुत सोच रहा था कि एक बुढ़ा बचपन में मर गया, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग बड़े हो जाते हैं लेकिन उनका बचपना जाता नहीं है। तो ये उनकी लाइन थी। और बहुत बार होता क्या है ना कि हम लोग बड़े हो जाते हैं लेकिन उस तरह से बड़े नहीं होते जैसे हमको होना चाहिए। जैसे उस किताब को, जब मैं डेल कार्नेगी जी की किताब है, जैसे मैंने कहा, उस किताब को मैंने पढ़ा तो उसमें उन्होंने एक टॉपिक दिया है, पेज नंबर 50, अगर आपको मिल जाए तो पढ़ लेना आप। तो उस पेज नंबर 50 पर उन्होंने फादर फॉरगेट्स करके एक टॉपिक लिखा है, एक पत्र लिखा है। और वो पत्र उन्होंने अपने बेटे को लिखा है। जब मैं उस किताब को पढ़ रहा था और जब इस टॉपिक पर मैं आया और जैसे उस टॉपिक को मैंने पढ़ना शुरू किया, फादर फॉरगेट्स, तो मैं नीचे आते 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 उसके अंत तक आते आते मेरे आंखों से आंसू आने लगे। कि हम भूल जाते हैं कि हमारे घर में बच्चे हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे बच्चे हैं। नहीं, बहुत बार हमको लगता है कि भाई वो हमारी तरह व्यवहार करे, हमारे जैसे ही रहे। बच्चे बच्चे होते हैं, वो ईश्वर का रूप होता है, सबको पता है, और उनका अपना एक व्यवहार होता है, उनकी अपनी एक सोच होती है, उनकी अपनी एक दुनिया होती है। और बहुत बार हम अपने जीवन को इस तरह से सीरियस लेते हैं, या फिर कहीं हम लोग उलझन में होते हैं, कहीं टेंशन में होते हैं, कुछ तो हमारे जीवन में होता है ना, बच्चों के बचपन को नजरअंदाज करते हैं। तो वो यार, पेरेंट्स का मतलब ये है कि पेरेंट्स को पर्यायवाची शब्द मैंने कहा है कि जिम्मेदारी। पर्यायवाची शब्द का है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बच्चों को पैसे दे दो और फिर वो उससे उनका जीवन यापन होता है। बिल्कुल, बच्चे जब आपको देखते हैं ना तो वो आप ही की तरह गुस्सा करते, वो आप ही की तरह प्यार करते, वो आप ही की तरह व्यवहार करते। मैं इस वक्त आप सभी को बताना चाहूंगा कि अभी हमारे भारतवर्ष में कुंभ मेला चल रहा है प्रयागराज में। 144 साल बाद ये कुंभ मेला आता है। और इस कुंभ मेले की बहुत सारी वीडियोस आए दिन वायरल होती रहती है। और कुछ वक्त पहले ऐसी एक वीडियो से हमारा सामना हुआ। और उस वीडियो में हमने एक व्यक्ति को देखा जो आज गुरु, एक बाबा बने हैं, और वो बहुत फेमस हो चुके पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में। आईआईटी वाले बाबा, आप लोगों ने भी सुना होगा आईआईटी वाले। तो आईआईटी में एक तो लोग जल्दी से, मतलब आईआईटी एग्जाम के लिए लोग क्वालिफाई होते नहीं। बहुत लंबे समय से लोग इसके लिए प्रयासरत रहते हैं, बच्चों की बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, उनको लगता है कि बच्चा आईआईटी कर। और फिर उसके बाद जब वो आईआईटी पास करता है, उसके बाद बाहर निकलता है तो अच्छा खासा पैकेज उनको मिलता है। तो जब मैं इस आईआईटी या आईआईटी वाले बाबा के बारे में थोड़ा सा मेरी जिज्ञासा जागृत हुई और मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। पढ़ना मतलब कुछ रील्स और मैंने देखी, कुछ वीडियोस उनके बारे में मैंने गूगल पर सर्च किया। तो एक चीज मैंने देखा कि बाबा ने अपने लेफ्ट हैंड, यानी कि बाएं हाथ के उंगलियों के नाखून बढ़ा के रखे। फिर एक चीज समझ में आई कि जब वो आईआईटी वाले बाबा कनाडा में कहीं जॉब कर रहे थे तो आखिरी जो उनकी लास्ट पेमेंट जो उन्होंने लिए थी, तनख्वाह, वो 4 लाख के आसपास थी। फिर मैंने सोचा कि इतनी सफलता मिलने के बाद महीने के 3-4 लाख, और आईआईटी पास आउट, अपनी जिंदगी को जी रहा है मजे से। बहुत सारे उनके पुराने फोटोज मैंने देखे। लेकिन उनके जीवन में एक चीज थी बचपन से लेकर, वो चीज थी डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। तो उनकी बातों से पता चला कि उन्होंने बचपन से माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखा। और उनकी माँ को बहुत पीड़ा, बहुत तकलीफ उन्होंने देखा। तो न जाने उनके मन में महिलाओं के प्रति एक करुणा का भाव जागृत हुआ। और वो इस लेवल तक चला गया कि अब उनको जीवन की सच्चाइयों का पता लगाना था। अब उनका मन उब गया था तमाम चीजों से, ना उन्हें पैसे में रस था, ना सफलता में रस था। कि ये जो महिला पुरुष में भेदभाव होता है। उनकी स्टोरी सुनते सुनते ये भी बात पता चली कि जब वो आईआईटी में थे तो उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, तो उनको भी इसी तरह से प्रताड़ना का सामना करना पड़ा था। तो जब एक टीवी के रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपने नाखून क्यों बढ़ा लिए, तो उन्होंने कहा कि आप देखो, मेरे एक साइड में मैंने मेकअप भी किया है, नाखून
बढ़ा है, तो महिलाओं को मैं अनुभव करना चाहता हूं कि वो किस तरह की पीड़ा से गुजरती, यानी कि जब वो रास्ते से चलती है तो अपने पल्लू को संभालने के लिए वो किस तरह से सजग जागृत रहती है और वो क्या फील करती है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि वो इतने टैलेंटेड है। और मैं शॉक तब रह गया कि अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है, बेलदार जी को भी पता है, एनईपी करके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। उस ट्रेनिंग में एक ट्रेनर ने हमको बताया कि अभी जो शिक्षा प्रणाली हमारी जो लागू हो रही है वो पंचकोश विकास पर हो रही है। और आईआईटी बाबा ने इस पंच कोश विकास के बारे में बताया, जो अभी हमारी शिक्षा नीति 2030 तक धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाएगी। यानी कि वो काफी आगे चल रहे हैं, मतलब वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत सफल है। लेकिन बचपन से जो उन्होंने घर में हिंसा देखी, उस हिंसा से उनका पूरा मन उनके पिताजी के प्रति घृणा से भर गया, और महिलाओं के प्रति एक सहानुभूति, और महिलाओं के प्रति उनकी जो भावना है वो अलग दर्जे की हो। अब उनकी पिताजी की एज लगभग 70 साल की है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। अब एक ही बेटा है, वो भी महाराज बाबा बन गए हैं। अब मुझे बताइए उस प्रॉपर्टी का क्या होगा और कौन उत्तराधिकारी होगा उसका। अब 70 साल के हो गए तो अगले कुछ वक्त में उनको दुनिया छोड़ के जाना है, प्रॉपर्टी का क्या करेंगे। तो मैं सोच रहा था कि जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं तो ये तो एक डोमेस्टिक वायलेंस की मैं बात बता रहा हूँ, बच्चों को नजरअंदाज कर देना, बच्चों को हल्के में ले लेना, बच्चों को कुछ समझता नहीं है, धीरे 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 हम ना एक डोमिनेट पर्सनालिटी बिल्ड कर देते हैं। अभी डोमिनेट पर्सनालिटी का पूरे जीवन में कहीं ना कहीं एक गहरा असर होता है। गौर से लिख लेना आप इस वर्ड को, डोमिनेट पर्सनालिटी। ऐसे लोग आपको यहाँ वहां दिखाई देंगे। ये बचपन से जब उनको डोमिनेट किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको डांटा जाता है, उनको फटकार लगाई जाती है, ये डोमिनेट पर्सनालिटी होती है ना, ये अपने आत्मविश्वास को, अपने आत्म छवि को खो देते हैं। तो जब ये डोमिनेट पर्सनालिटी वाला बंदा जब बड़ा होता है ना, तो उसको दूसरों को डोमिनेट करने में बड़ा अच्छा लगता है। वो दूसरों को दबा के रखने में उसे बड़ा अच्छा लगता है। वो जो बचपन में उसे शिक्षा मिली होती है ना, उस शिक्षा के बलबूते पर जब वो आगे बढ़ता है ना, तो बिल्कुल वो आगे चलकर लोगों को इसी तरह की शिक्षा देना चाहता है। बचपन में उनकी बातों को काटा गया, बचपन में उनकी बातों को रोका गया, बचपन में उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया, तो वो बड़ा होकर लोगों की बातों को काटता है, लोगों को नजरअंदाज करता है, लोगों की अहमियत नहीं देता है, लोगों को दबा के रखता है। डोमिनेट पर्सनालिटी। और उसको सुकून मिलता है, उसको अच्छा लगता है कि मैं लोगों को कैसे दबा के रख रहा हूं, मैं लोगों को किस तरह से अपने कंट्रोल में रख रहा हूं। ये डोमिनेट पर्सनालिटी। तो जब हम माँ बाप बन जाते हैं ना, तो हम अपने बच्चों को एक ऐसा माहौल बना के, आज अब बहुत सारे लोगों को पता है कि मेरा जो बड़ा लड़का है वो अभी 10th में जाएगा, यानी कि 15-16 साल की उसकी एज हो जाएगी। 15 साल तो वैसे ही एज। और मेरी छोटी लड़की अभी अब 5th में जाएगी। आज उन्होंने अपने जीवन के कुछ वर्ष जो बिताए ना, जैसे कि लड़के को 15 साल, लड़की का 8-9 साल, मैंने एक ही जिम्मेदारी से बचपन से जो मैं कुछ जिया था, तो मैंने ये सोचा कि ये मेरे बच्चों के प्रति ना हो। तो इन दोनों को हमने जीवन में मारना, ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कभी ऊंची आवाज में तक आज तक हमने उनसे बात नहीं किया। बहुत सारे लोगों को ये बड़ा आश्चर्य लगेगा कि भाई 15 साल का लड़का है और जिंदगी में आज तक एक बार भी उसे डांटा नहीं, हमारा तो इसके ऊपर विश्वास है। लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि वी आर पेरेंट्स। हम बच्चों को भविष्य में इस समाज के अंदर एक व्यक्ति बनकर जब बड़ा होते हुए देखना चाहते हैं ना, तो वो हमारे घर से लिए हुए विचार और संस्कार लेकर ही आगे बढ़ने वाला है। आप सभी, मुझे पता है कि अपने बच्चों से आप बहुत प्यार करते हो, और जब आप उनसे बहुत प्यार करते हो ना, तो वो प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि आप हद से ज्यादा उनको सर पे लेके नाचो। तो हमने किताब में पढ़ा, बच्चों के ऊपर जो संस्कार आप करना चाहते हो, दरअसल संस्कार कोई करने वाली चीज है ही नहीं।
संस्कार दरअसल जीने वाली चीज है। यानी कि हम जो बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, उस संस्कार को हमें जीना चाहिए, तब बच्चे हमको देखकर वो सीखेंगे। बहुत परिवार में ऐसा होता है कि कोई बच्चा होता है थोड़ा सा हाइपर एक्टिविटीज वाले, कुछ बच्चे होते हैं ये जिन, आप सबको पता होगा कि हाइपर एक्टिविटीज आती है बच्चों के अंदर, और तोड़ फोड़ करते हैं, मस्ती करते हैं, उछल कूद करते हैं। इसके ऊपर एक ही उपाय है कि आप उनसे बढ़िया काउंसलिंग करके उनकी तारीफ करना शुरू करें आप। लेकिन हम उल्टा करते हैं, उनको डोमिनेट करते हैं, उनको हम लोग डांटते हैं। टीम से बहुत बार लोग आते हैं, बात करते हैं मेरे से, और लोग कहते हैं कि सर मेरी जो बेटी है वो थोड़ा सा मस्ती कर लेती है, तो इस चीज को लेकर घर में बड़ा विषय बनता है, उसे डांटा जाता है, तो मुझे डर लगता है कि इसके भविष्य के साथ क्या होगा। बिल्कुल, देखिए हिंसा ये, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है, और हिंसा का समर्थन करना भी नहीं चाहिए। तो हमको धीरे धीरे अपने परिवार को संभालना होगा। और जब हम इस बिजनेस में आते हैं ना, तो जैसे हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हम हैं, अब धीरे धीरे हमारा बिजनेस में जो, धीरे धीरे हमारा बिजनेस बढ़ता है ना, ये भी हमारा परिवार बनता है, और हम लोगों को साइन अप करना शुरू करते हैं, लोग हमारे बिजनेस में आते हैं ना, तो हम यहाँ पर भी एक पेरेंट्स बन जाते हैं। समझ रहे हो अब मैं क्या बता रहा हूँ? तो हमारी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि हम एक, जब टीम का निर्माण करने जा रहे हैं ना, तो लोग हमको मेंटोर, गुरु, अपलाइन जब कहते हैं ना, तो हम वहां पर एक माँ बाप की भूमिका में आ जाते हैं। अगर हमने अपने घर में बच्चों के साथ में व्यवहार करते गलतियां कर दी, तो यही गलतियां हम अपनी टीम में बहुत बार कर सकते हैं। याद रखना भी इस बात, यदि मैं, मेरे बच्चों के प्रति मुझे आदर प्रेम भाव नहीं है, तो ये सवाल ही नहीं उठता कि मेरे टीम में आने वाले लोगों के साथ मेरे वो भाव हो। और दूसरा चीज मैं आपको बता देता हूं, प्रेम भाव, और इसका मतलब ये नहीं कि लोग आपको ये कहे कि बच्चे के प्यार में इतना अंधा है कि क्या कहे। महाभारत में एक पात्र था जो बच्चों के प्यार में बहुत ही अंधा था। अगर किसी को पता होगा तो आप वो मुझे बता सकते हैं कि कौन था, कि जो बच्चों के प्यार में अंधा था, और उस अंधेपन ने बच्चों को ज्यादा लाड प्यार किया, तो 100 के 100 बच्चों को मरना पड़ा। ये महाभारत की उस पात्र की बात मैं बता, दुर्योधन उनका पुत्र था। ये मैं धृतराष्ट्र की बात बता रहा। तो अंधे भी नहीं होना है। और मुझे एक चीज ये और ये पता है कि बाप से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अपनी माँ की आती है। इसलिए तो लोग कहते हैं कि राष्ट्रमाता जीजाबाई थी तो छत्रपति शिवाजी महाराज बने। और ठीक हमारे बिजनेस में भी ऐसे यही कहते हैं कि रिलेशनशिप बिल्ड करने जो महिलाएं कर सकती, पुरुष कभी नहीं कर सकते। इसलिए इसको फैमिली बिजनेस कहा गया है। इसको फैमिली बिजनेस इसीलिए कहा गया है कि वी आर पेरेंट्स। जब हम लोगों को साइन अप करना शुरू करते हैं, जब हमारा परिवार बढ़ना शुरू होता है, तो हम माँ बाप की भूमिका में आ जाते हैं, और हमको सही संस्कार, सही आचरण, सही व्यवहार से अपनी टीम को बिल्ड करना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी। क्योंकि हम अगर बच्चों को बड़ा होते हुए समाज को एक नया डायमेंशन या नया आयाम अगर बच्चा देना चाहे, तो उसके पास वो पर्याप्त वो प्रेम लुटा पाए, वो विश्वास दे पाए, लोगों को, लोगों का डर कम कर पाए, एक ऐसा बच्चा हम अगर समाज को दे पाए, तो समाज का तो वो बहुत सारी पीड़ा का, दुख का, गरीबी का हरण कर सकता है। और हम अपनी टीम में, छोटी सी टीम हो सकती है हमारी कुछ लोगों की, बस इसी विचारधारा को हम डुप्लीकेट करें। वी आर पेरेंट्स। यदि आपको लग रहा है कि आपकी टीम केवल आपको पैसा कमा के देने वाली कोई मशीन है, तो आपके व्यवसाय का कोई भविष्य नहीं। और हमने शुरू से कहा है कि आपका स्वार्थ आपके विनाश को आमंत्रित करता है, और बहुत बार कहा भी है हमने। और आपके बच्चे बस आपसे ही सीखेंगे, वही चालूपना, वही बदमाशी, वो सब कुछ करेंगे,
क्योंकि उन्होंने देखा है और वो देखेंगे सीखेंगे। लेकिन किसी बच्चे ने बाप को लोगों को मदद करते हुए देखा है, लोगों के दुख में खड़े होते हुए देखा है, बहुत कुछ न्यौछावर करते हुए देखा है, तो बच्चे वैसे ही व्यवहार करते हैं। संस्कारों की लेगेसी इसी तो कहते हैं। हम इसको ब्रेक कर सकते हैं अगर पहले कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन हम यहां से आगे ऐसा नहीं करते। तो हमारे घर परिवार में और अपने व्यवसायिक परिवार में हम इसी चीज को डुप्लीकेट करें कि यदि मैं मेरी टीम में एक ऐसा योद्धा बना पाऊं कि जो बहुत सारे लोगों को दिशा दिखाने का काम करे, तो मुझे प्राउड फील होना चाहिए कि मेरी टीम में एक ऐसा बंदा है। क्योंकि बाप और बेटे में कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता। अगर बाप सिंपल सा सिपाही है पुलिस में और बेटा आईपीएस बन के आ जाए, तो बाप को बिल्कुल सीना तान कर प्राउड फील होता है और बच्चों को सैल्यूट करता है। मैं चाहता हूं कि यही भाव हमारे बिजनेस में आए। आपकी टीम में कल को कोई एक ऐसा बंदा है जो लोगों को प्रभावित करता है, लोगों को मोटिवेट करता है, या फिर लोगों की जिंदगी बदलने की काबिलियत रखता है, लोग उनकी बातों को मानते हैं, लोग उनकी बातों को सुनते हैं, तो आप उनको अप्रिशिएट करें। पीठ थपथपाए उस बच्चे की, उसका हौसला बढ़ाए। जितना मैं एमवे को समझ पाया हूं, एमवे केवल पीवी का बिजनेस नहीं। क्योंकि जब एमवे के आप फंडामेंटल्स देखते हो ना, तो उस फंडामेंटल्स में फैमिली फैमिली सबसे पहले आती है। होप्स, दुनिया का सबसे महान कार्य है किसी को होप देना। फैमिली, होप्स, रिवॉर्ड्स एंड फ्रीडम, इसमें कहीं पीवी लिखा है? पीवी पांचवा छठवां स्तंभ है पीवी इसमें कहीं? वो प्रक्रिया का हिस्सा है। आप उसको अंतिम लक्ष्य बना दोगे तो इन चार फंडामेंटल्स आपके बिजनेस में लागू नहीं। मैं आईआईटी वाले बाबा का जिक्र इसलिए कर रहा था कि डोमेस्टिक वायलेंस के कारण, घरेलू हिंसा के कारण, वो एक ऐसा बंदा था जो समाज को एक नई दिशा दे सकता था, समाज के बहुत सारे काम में आ सकता था। लेकिन घरेलू हिंसा से वो उनका मन उबक गया और उन्होंने त्याग दिया सब कुछ। तो हमारा व्यवहार किसी के ऊपर बहुत बड़ा असर करता है। फाइनली एक बार सबने सोचना है, सबने देखना है कि हम अंतिम लक्ष्य क्या है हमारे जीवन का। सभी के पास, आप जितने लोग यहां पे बैठे हो सुन रहे हो, सभी के पास एक डायरी, एक पेन है। आज रात हाथ में पेन लेकर उस डायरी पर लिखो कि आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। आप अपने जीवन से चाहते क्या हो? अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 15 साल, अगले 20 साल कहां पहुंचना चाहते हो आप? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको आकर्षित करे जा रही? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लुभा रही? कौन सा ऐसा लक्ष्य है जो आपकी नजरों से ओझल नहीं हो रहा? क्या है ऐसा जो आपके जीने का असल मकसद है? मुझे बहुत बार दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा बहुत सारे लोगों का जीवन का कोई मकसद नहीं। वो बस टिफिन उठाते हैं, जॉब पे चले जाते हैं, महीने की तनख्वाह आती है, उसमें राशन पानी भर देना, लाइट बिल, दूध का बिल, ये वो सब निपटा के वापस से महीना काम पे चलो। उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। लेकिन इसी तरह का काम करते करते बहुत सारे लोग अपने लक्ष्य को कभी आंखों से ओझल नहीं होने देते। उसके लिए वो दिन रात प्रार्थना करते, कोशिश करते, मेहनत करते और उस लक्ष्य को हासिल करना चाहते। क्या लक्ष्य है आपके जीवन का? अंतिम लक्ष्य कहां पहुंचना चाहते हो आप? लिखो आज रात और उस लक्ष्य को भेजो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कि सर ये मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, कि यहां मैं पहुंचना चाहता हूं। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको आकर्षित करे जा रही? और जिस तरह से आप सोचोगे, जिस तरह से आपका व्यवहार होगा, इसी तरह से ये व्यवहार आपके इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर पूरी तरह से प्रभाव डालता है। हमारे बच्चे क्या है? हमारे आचरण के, हमारे व्यवहार के प्रतिबिंब, आईना है।
हमारी टीम क्या है? लीडर का पूरी तरह से अगर देखा जाए, एक लीडर का जो परिवार है, एक मान के चलो कि आप प्लैटिनम हो, फाउंडर प्लैटिनम हो, एमरल्ड हो, जो भी हो आप, आपकी टीम आपके आचरण का, आपके व्यवहार का प्रतिबिंब ही तो है। और शायद ये बात मुझे बहुत जल्दी पता चल गई थी, तो मैंने जानबूझकर बहुत बार ये कोशिश की है कि क्यों ना हम ऐसे बिजनेस को बनाए जहां लोग उन्नत हो, लोग प्रगत हो, लोग सफल हो, और ना सिर्फ पैसा, लोगों का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली बने कि लोग उस प्रभाव में आकर हमारे साथ कनेक्ट होकर बड़ा बिजनेस बनाना चाहे। हमने कोशिश की। ये एटीट्यूड सेशन उसी का हिस्सा है। एटीट्यूड सेशन खत्म होते पीवी वाला कंसेप्ट स्टार्ट नहीं होता है हमारा कि इस एटीट्यूड सेशन के बाद दूसरे दिन 10,000 पीवी का बिजनेस होगा, ऐसा नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात का एहसास है कि हम धीरे धीरे लोगों को एक ऊंचाई पर लेके जाए जहां लोग अपने दिल, अपने दिमाग, अपने व्यवहार, अपने आदतों से, अपने चरित्र से अमीर है। ये प्रोसेस है, एकदम से नहीं होगा। और उस प्रोसेस का हिस्सा ये एटीट्यूड सेशन है। मैं आपको इस सेशन में 200 पीवी या 600 500 पीवी कैसे बनाना नहीं सिखाऊंगा। हाँ, हर सेशन में ये बात होगी जिससे आपके व्यवहार, आपके सोच, आपके आचरण, आपके बातों में कुछ ना कुछ परिवर्तन धीरे 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 होता रहे। और आज के सेशन को लेने का जो हमारा असल मकसद है ना, वी आर पेरेंट्स। एक टीम है हमारे साथ, एक परिवार है हमारे साथ, और हम चाहते हैं कि आप माँ बाप की भूमिका अदा करें। आपके साथ जब कोई बंदा साइन अप हो रहा है ना, तो वो ठीक ऐसा है कि आपने उनको इस बिजनेस में जन्म दिया है, आप उनके माँ बाप बने। मैं माफ कर देता हूं। घृणा मुझे आती नहीं। रात 12 बजे मैं दिमाग से डिलीट मार देता हूं। किसी का व्यवहार मेरे प्रति क्या है वो मेरे कंट्रोल में का, कोई मुझे लेकर क्या सोच रहा है ये मेरे कंट्रोल में का। मैं वो नहीं बदल सकता कि इस मीटिंग में बैठे हुए लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, या मेरे जॉब पर मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, या मेरे रिश्तेदारों में लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो मेरे कंट्रोल में नहीं। लेकिन हाँ, मैं मेरे बारे में क्या सोच रहा हूं ये मेरे हाथ। इसलिए उनके किसी भी व्यवहार का मेरे ऊपर अब असर नहीं होता है। ये मैंने धीरे धीरे बनाया अपने आप। आपके भावनाओं को, आपकी सोच विचार को आपको नियंत्रित करना आ जाना चाहिए, क्योंकि मन बहकता है, उसको नियंत्रित करना आपको आ जाना चाहिए एक हद तक। क्योंकि इस संसार में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है। जिसका जन्म है उसका अंत है, और अंत ही आरंभ है। इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है, जिस भी चीज का इनोवेशन हुआ है, फिर वो धरती ही क्यों ना हो, शाश्वत यहाँ पे कुछ भी नहीं है सिवाय सत्य के। और सत्य यह है कि सबका विनाश अटल। धरती का जन्म हुआ, ब्रह्मांड बना, इसका भी एक समय के बाद अंत निश्चित। हम बने, आप बने, हमारे थॉट्स बने, इनका भी अंत निश्चित। कुछ भी नहीं यहां हमेशा रहने वाला। कई 100 साल पहले पीछे चले जाओ, वो लोग अब नहीं है जो इस दुनिया पर प्रभाव डालते थे। सुना होगा आपने कि याद कर सिकंदर को हौसले तो आली थे, जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। वो हाथी, वो घोड़े। अभी कुछ वक्त पहले हम स्कूल की ट्रिप लेके गए थे रायगढ़, और वो जब नजारा देखा तो माय गॉड, क्या रहा होगा यहाँ पर, आज क्या है वहां। पिछले समर में मैं फैमिली ट्रिप अजमेर गया। आमेर का किला देखा हमने वहां पर, जोधाबाई का मायका। और जहां से
उस संपूर्ण एरिया का संचालन होता था, जहां से कुछ हुक्म निकलते थे, जहां से कुछ आदेश निकलते थे, जहां कुछ रुतबा था, रौनक थी। आज वो 50-50, 100-100 रुपए में लोगों का दिल बहलाने का काम कर रहे दोस्त। सोच सकते हो आप? किसी सिंहासन पर बैठा राजा सेना से कहता था कि इसको सजाए मौत दे दो। आज वहां पर 50-50 रुपए टिकट लेकर लोगों को मनोरंजन और ज्ञान अर्जन का काम हो रहा है। कुछ भी यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रहने वाला दोस्त। ना दोस्ती, ना दुश्मनी, ना प्यार, कुछ भी नहीं। सबका अंत निश्चित है। तो क्यों ना जो जीवन हमको मिला है हम उसको खुशनुमा बनाए। जो जीवन हमको मिला है उसको पूरी तरह से जिया जाए। अपने परिवार, अपनी टीम, सभी के सफलता के पुरजोर कोशिश किया जाए। सभी के सफलता के लिए प्लानिंग की जाए, मेहनत की जाए। और इस छोर से लेकर उस छोर तक, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इस धरती को, सुनहरी धरती को खुली आंखों से देखा जाए, मेहनत करी जाए। या फिर सुबह से लेकर शाम तक हम लोग टिफिन बॉक्स में अटके पड़े। मुझे खुशी है कि शायद कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे हमारे माँ बाप के। उनका हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार रहा होगा, जो हमको ये बिजनेस मिल गया। वरना हम किसी क्रूज के अंदर 6 दिन समंदर में जाकर समंदर की विशालता को कहां भापने वाले थे। आप किनारे पर खड़े होकर समंदर की विशालता जो है, आप उसको तो पूरी तरह से निहार नहीं सकते। उसके लिए आपको डीप सी में जाना पड़ेगा, गहरे समंदर में जाना पड़ेगा। जब आपकी हवाई जहाज 12,000 15,000 फीट ऊपर जाती है ना, और ऊपर से आप नीचे देखते हो ना, तो हमारे बहुत ही छोटे होने का एहसास हमको पता चलता है। कहां इस ब्रह्मांड में है और किस बात का अहंकार है, क्या है हमारे पास। अगर किसी को लगता है कि भाई मैं बड़ा खूबसूरत हूं, मैं बड़ी खूबसूरत हूं, क्या लगता है खूबसूरती को बदसूरती में बदलने क्या लगता है? राजा को रंक होने में क्या लगता है? इसलिए हम सब एक ऐसे परिवार की रचना करें, ऐसे परिवार की संरचना करें जहां सब एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का सम्मान कर रहे, एक दूसरे को माफ कर रहे। हमें तमाम किताबें क्या सिखाती है, तमाम किताबें क्या पढ़ाती है? पिछले 10 साल से हमें बिजनेस मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? वी आर ह्यूमन बीइंग, इंसान है हम लोग। हम जीना चाहते, हमें सुकून चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हमें सम्मान चाहिए। पति को पत्नी की नजर में, पत्नी को पति की नजर में, माँ बाप को बच्चों की नजर में, बच्चों को माँ बाप की नजर में प्रेम और सम्मान चाहिए। कभी कभी लोग जॉब से घर आते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को तो जानता हूं, वो उनको लगता है कि मैं काम कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं पूरे फैमिली के ऊपर एहसान कर रहा हूं, कुछ ऐसा बर्ताव रहता है। गुस्सा आना, थकान होना, ये अलग बात है, लेकिन आपकी फैमिली जहां प्लान दिखा रहे हो, जहां आप डेमो कर रहे हो, जहां टीम को आप बना रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आपने बिजनेस को बनाने का निर्णय ये आपका है। आप ऐसा नहीं कर रहे हो किसी के ऊपर। मैं सिर्फ मेरे लिए कर रहा हूं। हर एक बंदा समझ जाए कि ये बिजनेस सिर्फ मेरा है, मैं मालिक हूं इसका। ना मैं अपलाइन के लिए कर रहा हूं, ना मैं डाउनलाइन के लिए कर रहा हूं। लेकिन हाँ, अब मैं एक मुखिया हूं, तो मुखिया की जिम्मेदारी कुछ अलग लेवल की होती है। वो सबको समा लेता है, वो सबको संभाल लेता है, सबके प्रति उसकी भाव होती है। वो एक दूसरे में कभी, एक माँ बाप ऐसे नहीं होते कि दोनों बच्चों में भिड़ंत या दोनों बच्चों में संघर्ष पैदा कर दे, झगड़ा पैदा नहीं। ये हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो हुआ उसको निकाल दे। गलतियां किससे नहीं होती, जो हुआ उसको निकाल दे। हो सकता है कि आपका बच्चा या आपकी टीम में जो बंदा है, वी आर पेरेंट्स, शायद वो आपकी तरह
आप जैसा चाहते हो वैसा ना हो, लेकिन कुछ तो है। शायद आपको लगता है कि, बहुत बार लोगों को लगता है कि मेरा बच्चा अगर 98% लाएगा सर, तो मुझे बड़ा फख्र होगा। अरे मैं कहता हूं, आपको बच्चा है इस बात का आपको फख्र होना चाहिए सबसे पहले। आप बाप हो किसी के, इस बात का आपको फख्र होना चाहिए। परसेंटेज क्या मायने रखते हैं जी? क्या मायने रखते हैं? बच्चों को इस काबिल बनाओ सर, कि जब भी वो इस संसार में निकले ना, तो कोई भी प्रेशर वो आराम से झेल सके। आप उसको सम्मान सम्मान या फिर समाज की दुहाई दे देकर इतना डरपोक मत बनाओ कि वो लोगों का सामना ही ना कर सके। नहीं बेटा लोग क्या कहेंगे, नहीं बेटा लोग क्या कहेंगे, ये दुनिया का सबसे घटिया डायलॉग, सबसे घटिया डायलॉग। लोग और समाज क्या कहेंगे, ये सबसे घटिया डायलॉग। लोग इसमें जीना छोड़ देते यार, जिंदगी दांव पे लगा दे, सुसाइड कर लेते लोग। मुझे कम अंक, कम मार्क्स मिले। आपने जीवन को समझ के क्या रखा है? चंद डिग्री आपके सर्टिफिकेट, क्या समझ के रखा आपने जीवन को? हमें खुद कभी हमने अच्छे मार्क्स नहीं लिए जीवन में, क्या हम जीवन में फेल है? हमें आज तक 60% नहीं मिले जीवन में कभी, 60%। लास्ट आंकड़ा है हमारा 59.6, 60 कभी मिलेंगे? क्या लगता है हम जीवन में फेल है? लेकिन बहुत सारे लोग ना बच्चों को इतना प्रताड़ित कर देते, इतना जीना हराम कर देते उनका, बेटा इतने अंक आएगा, चाहते हैं, ओपन डे होता है स्कूल में बुलाते हैं, और आपके बच्चों का पता है मूल्यांकन कैसे होता है? इसको गणित में इतने मार्क्स, इंग्लिश में इतने मार्क्स है, और आप दुखी हो जाते हो, दुखी हो जाते हो आप। आपको अपमान लगता है टीचर जब कहती है। आप अड़ोस पड़ोस में नहीं कहते हो कि मेरे बच्चे को इंग्लिश में 100 में से 40 है, आपको अपमान लगता है। सोचो यार, आपका ये व्यवहार देखकर उस बच्चे को कितना अंदर से पीड़ा होती है। आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी उन चंद डिग्रियों के सर्टिफिकेट में अटकी है? कहां से कहां लेके गए हम लोग जीवन को, पता है आपको? चंद डिग्रियों में बांध दिया हमने। और शायद इसीलिए ईश्वर ने इस एमवे बिजनेस बनाने की समझ रीच डिवॉर्स और जीवन एंडल जी को दी, जो एक अंगूठा, मतलब पता है आपको, थंब लगाने वाला, अनपढ़, साइकिल की पंक्चर निकालने वाला, न जाने से कितने सारे लोग हैं आज जिनके भारत में नहीं विश्व में फॉलोअर्स, विश्व में फॉलोअर्स। हम लोग, पता है सबको, दुर्गा प्रसाद नाम सुना है आपने, साइकिल के पंक्चर निकालने वाले? आज हम भी उनकी सीरीज सुनते हैं, हम भी उनसे प्रभावित होते हैं, हम तो कॉलेज में पढ़ाते हैं। डिग्रियों में मत बांधो यार किसी, और वो बच्चों के अंक देकर उछलो मत आप, मेरा बेटा 98 लेके आया है, और दुखी भी मत हो कि आपका बेटा 38 लेके आया है। जिंदगी का जश्न मनाओ। हमसे किसी ने पूछा था कि आपके लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और आनंदमय क्षण क्या है, और हमने कहा सर हम अभी भी जिंदा है, इससे बढ़िया क्या हो सकता? हम जिंदा है यार, हम सांस ले पा रहे हैं। अरे जिंदगी, मैं बताऊं आपको, चंद डिग्रियां आपकी जिंदगी को आकार नहीं दे सकती है। हमने बच्चों को इतना कमजोर और लाचार बना दिया है ना। बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे मेडिकल में जाते हैं, वो झेल नहीं पाते स्ट्रेस वहां का। माँ बाप की बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी इच्छाएं आकांक्षाएं को बोझ बन जाते हैं वो उनके सर के ऊपर, वो सुसाइड कर लेते। हमने जिन बच्चों को जन्म दिया, एक बार उनकी आंखों में तो देखो आप वो चाहते क्या है। हम कभी गुस्सा नहीं है बच्चों के मार्क्स देखकर, भाई हटा सावन की घटा, जिंदगी है, कहीं भी कुछ भी कर लेंगे, जिंदगी जी लेंगे, लेकिन जीना है, जिंदगी जीना है। हमें यही तो सिखाता है फैमिली, हमको जिंदगी जीना है, फ्रीडम के साथ जीना है। बनाओ अच्छी जिंदगी, बनाओ अच्छा बिजनेस, फाउंडर डायमंड बन के बच्चों को हैंड ओवर कर दो, साल के करोड़ करोड़ बना के जिंदगी जिएंगे। अपनी टीम में डायमंड बनाओ, अपनी टीम में डायमंड बनाओ। हम तो उलझे सर, महीने के कितने पीवे आएंगे, जिस महीने सर मुझे कुछ भी करके ये जाना है।
भैया जिंदगी का अंतिम लक्ष्य आज रात आपको ढूंढना पड़ेगा। आप इस खूबसूरत जिंदगी से चाहते क्या हो? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको प्रभावित कर रही है? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको आकर्षित कर रही है? मैं कभी आज तक मैंने बच्चों को कभी ऐसे आंख निकाल के भी नहीं देखा, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं किया। मैं रिस्पेक्ट करता हूं मेरे बच्चे का उसी तरह जैसे मैं मेरे पिताजी का रिस्पेक्ट करता हूं। मैं मेरे बच्चों की राय उसी तरह से लेता हूं जैसे मैं मेरे माँ बाप की राय लेता हूं। तू बच्चा है, तेरे को समझता नहीं, इधर बैठने का नहीं, तू जा, ऐसी लाइन मत बोलिए तो। और अपनी टीम में भी, तू 3% तेरे को समझता नहीं, तू मत बोल कभी, उसी तरह से गले मिलो। मैं कोशिश करता हूं कि जिस तरह से मैं नामदेव बेलदार उगले जी से मिलता हूं, उसी तरह से मैं 3% लोगों से भी मिलता हूं। वी आर पेरेंट्स, हम अब माँ बाप की भूमिका में है, टीम में भी, घर में भी। ईश्वर ने हमको चुना है लाखों लोगों के जीवन को बदलने के लिए। आपको पेरेंट्स बनाना ये ईश्वर की मर्जी है, बस आपको सही रोल प्ले करना है दोस्त। बाएं फैलाकर जिंदगी पुकार रही है आपसे कि जियो खुल के, लेकिन आप बहुत टेंशन में रहते हो। आपको फोन कॉल करते वक्त डर लगता है दोस्त। किस चीज का डर है? कौन तुम्हें मार सकता है? क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? सब यही पड़ा रह जाएगा। आईआईटी वाले बाबा, आईआईटी वाले बाबा के पिताजी 70 साल की एज में, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, क्या होगा उस प्रॉपर्टी का? किसके लिए ये सब? जो है वो खूबसूरत है, जो है पर्याप्त है, जो है एकदम सही है। जिंदगी जीना आ जाना चाहिए बस। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, लेकिन मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ना है दोस्त। आपके बच्चे टकटकी लगाए आपसे पूछ रहे, पापा अगली लेवल कब आएगी हमारी? कब प्लाटिनम जाएंगे, कब एमरल्ड जाएंगे, कब कब कब? समझ रहे हो आप? लेकिन जब आप निर्णय लोगे ना, तब आपके डिसीजन के ऊपर आपका बिजनेस है दोस्त। आपके निर्णय के ऊपर आपका बिजनेस। एक तगड़ा निर्णय ले लो, परिवार का मुखिया हो आप। अगर आपने बिजनेस साइन अप किया, एक भी बंदे को अगर आपने ज्वाइन कर दिया ना, तो आप उसकी मुखिया हो, उसके रोल मॉडल बनो आप। बहुत बार ऐसा लगता है यार, अभी कल काम करूंगा, परसों काम करूंगा, अभी जाने दो यार, मुझे डर लग रहा है, कोई फोन नहीं उठा रहा है, कैसे काम करूं, इसका डर है। आपको ये सिर्फ डर नहीं है, ये आपके अंधेरे जीवन की शुरुआत है। ये सिर्फ डर नहीं है, ये आपके विफलता की शुरुआत है। प्यार करो लोगों से, प्यार करो बच्चों से। खैर बहुत सारी बातें मुझे बतानी थी, लेकिन समय की दरकार है, रुकना पड़ेगा। मैं तो कुछ भी नहीं बोल पाया, सारा टॉपिक तो ऐसे ही पड़ा है मेरे पास, क्या करूं। लेकिन इससे ज्यादा नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि समय की पाबंदी है। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, वी आर पेरेंट्स। पेरेंट्स का पर्यायवाची शब्द एक ही है, जिम्मेदारी। एक ही है, जिम्मेदारी। आज रात अपने बच्चों का हाथ हाथ में लेकर, उसको गले से लगाकर ये एहसास दिलवाओ कि बेटा, बेटी, ये बाप या ये माँ किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में तेरे साथ। तू मेरा परिवार का प्राउड है, मुझे गर्व है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी। तू तेरी जिम्मेदारी का निर्वहन कर, मैं मेरी जिम्मेदारी का निर्वहन कर। तू उधर अपनी सफलता की परचम लहरा, मैं साम वे इंडिया में अपनी सफलता का परचम लहरा। कसम खा लो। और बहुत सभी लोगों को मेरा कहना है कि आज रात सभी ने अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य एक दो लाइन में लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर भेजना। मैं देखता हूं अपने जीवन को लेकर कितने लोग सीरियस, कितने ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य के बारे में जानते हैं, कितने लोग ऐसे जिनको पता है कि जिनको जाना कहाँ है। सबको पता होना चाहिए कि हम इस जीवन के सिर्फ यात्री है, चंद दिनों के, चंद पलों के हम सिर्फ यात्री है यहाँ पर। ये हमारा ठिकाना है नहीं। अगर लगता है कि आपको आपका ठिकाना है, तो आपके दादाजी कहाँ है, दादाजी के पिताजी कहाँ है? वो आए और गए, हम भी आए हैं और कुछ वक्त के बाद चले जाएंगे, लेकिन जिंदगी खूबसूरत बना के, जिंदगी जी के जाएंगे।
याद रखिएगा, आज रात अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य पूछ रहा हूं मैं। क्या चाहते हो आप इस खूबसूरत जीवन से? इस ईश्वर से क्या मांग रहे हो आप? इस बिजनेस से क्या उम्मीद रख रहे हो? पूछो एक बार अपने से। लिख कर भेजो मुझे दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच लाइट में कि सर ये मेरे जीवन का लक्ष्य। असंभव इस धरती पर कुछ भी नहीं है, याद रखो। आपके बिजनेस में और आपकी सफलता, सबसे बड़ा एक ही चैलेंज है। अगर आप सोच रहे हो कि ये मेरे से नहीं होगा, यही सबसे बड़ा चैलेंज। इस धरती पर असंभव ऐसा कुछ भी नहीं। अगर किसी ने पहले करके दिखाया है तो आप भी करके दिखा सकते हो। ओके, आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। तो मैं सभी के मैसेज का इंतजार करूंगा कि देखता हूं मुझे कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर चले। ओके, थैंक यू।